Assalamu alaikum. Good morning. Subha bakhair. How are you doing? Welcome to TGIF. Geo Pakistan. Geo Pakistan, not just Pakistan. Welcome to Pakistan. मैंने ये कहा अच्छा मैंने जियो पाकिस्तान कहा था, लेकिन आप इतना कुछ बोल रहे थे. In any case, जी मौसम जो है, I think कि अब हम कह सकते हैं कि हमारा. I think you did say welcome to Pakistan. No, I said Geo Pakistan. No, you did not. Why don't you tell us what we said? कभी कभार हमें खुद नहीं पता होता कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है. In any case, दोनों सही है भाई. इतना भी क्या हो गया. So, I had so much to say, लेकिन अब्दुल्ला ने ख़त्म कर दिया है. बहुत एक्साइटेड है because it's Friday, I guess. So बहुत सी बातें करनी है, लेकिन मौसम का मैं ये कह रही थी अब्दुल्ला, आप तो चूंकि कराची से बाहर रहते हैं, तो आपके यहाँ तो काफ़ी ठीक ठाक ठंड हो चुकी होगी. हमारे यहाँ भी अच्छा मौसम है, ठंड नहीं है, ओके मौसम है. वी कैन प्रिटेंड इट्स. अच्छा, स्कूल जाने के लिए अगर आप देखें, स्कूल के बाहर जो बच्चे उतर रहे होते हैं अपनी सवारियों से, अब वो स्वेटर्स और हुडीज और इन चीज़ों में आ गए हैं. हाँ, और स्कूल में विंटर यूनिफॉर्म अगर आपके बच्चे पहनते हैं, बाद स्कूलों में नहीं भी है वैसे, सभी में है, लेकिन विंटर यूनिफॉर्म के अलग लवाजमात होते हैं और उसका खर्चा भी अलग होता है. तो वालिदैन को ज़रूर सर्दी में फ़िक्र होती है कि अदरवाइज जो ज़िंदगी के खर्चे चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन विंटर का यूनिफॉर्म थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है. और पर्टिकुलरली अगर आप ब्लेजर वगैरह पहनते हैं आपके बच्चे, तो ब्लेजर हैज ऑलवेज बीन एक्सपेंसिव. हम भी अपने बड़े कजन्स का ले लेते थे. नहीं, हमने भी काफी हैंड मी डाउन्स जो है जिंदगी में, कोई बुराई नहीं है. बड़े बड़े जो हमारे कजन्स होते थे, लड़कियां रादर, हमें भी मिलते थे उनके कपड़े वगैरह, और नॉट जस्ट ब्लेजर्स एंड ऑल, शादी के कपड़े भी मिल जाते होते थे. तो एनीवे, बात कहाँ से कहाँ निकल गई है. वी जस्ट वांटेड टू एक्नॉलेज कि हमारे यहाँ भी जी अच्छी ठंड जो है, मौसम बेहतर हो गया. अच्छा जी, बहुत सी खबरें जो चल रही हैं आपको बता दें. IMF के हवाले से खबर गर्म है. पाकिस्तान की माशी तरक्की, इस्तेहकाम में करप्शन आपको पता ही है, हम सबको पता है. It is that thing that we all know and we do not know as well. एक हकीकत है करप्शन. बदकिस्मती से मुल्क का एक इदारा नहीं है, बहुत सारे इदारे हैं, तमामी इदारे हैं जिसमें किसी न किसी लेवल, किसी न किसी नौयत की करप्शन हो रही है. और IMF ये कह रहा है कि इसको ठीक करें. और वही IMF है जिसके आगे आपको पता है हमें बहुत सी बातें उनकी माननी पड़ती हैं, सरेंडर करना पड़ता है हमें उनके आगे. IMF की रिपोर्ट में चौंका देने के लिए, हमारे हुक्काम को जगा देने के लिए बहुत सारे इंकशाफात हैं. रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी एलीट सरकारी इदारों समेत अहम मौशी शोबों पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करती है. IMF ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि अगर पाकिस्तान गवर्नेंस इस्लाहात करे, करप्शन के खिलाफ वाकई संजीदा कार्रवाई हो, तो पाकिस्तान के GDP में इजाफे की शरह अगले 5 बरसों में 6.5% सालाना तक पहुंच सकती है. अच्छा, बेसिकली उनके कहने का मतलब है कि कैपेबिलिटी है, ये सब हो सकता है अगर टेक करेक्टिव मेजर्स लें और करप्शन को कंट्रोल करें. ऑटोमाइजेशन, डिजिटाइजेशन, ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं कि जरा अब ये कागजों से, पेपरलेस पॉलिसी, इन तब सब की तरफ आएंगे तो आप अपनी, मतलब बहुत जगह ये हो चुका है, लेकिन बहुत लीकेजेस को कम करके GDP को बढ़ा सकते हैं. अच्छा, आपको बताते चले कि इस वक्त पाकिस्तान की GDP जो आप जिक्र ही कर रहे हैं, 3% भी नहीं. सोचें ज़रा. और IMF की रिपोर्ट में बताया गया है कि नैब ने 2 साल में करप्शन की 5 खरब 30 अरब रुपए की रकम रिकवर की है. यू नो, आई डोंट गेट दीज नंबर्स एट ऑल, बट दोबारा रिपीट कर देते हैं आपको कि 5 खरब 30 अरब रुपए की रकम जो है वो नैब ने रिकवर की है. मगर ये मुल्क में होने वाली करप्शन का इंतहाई कम हिस्सा है. वुड यू बिलीव दैट? और आप कह सकते हैं कि दिस इज जस्ट पीनट्स जिस कहा जाता है ना. तो IMF ने वजूहात भी बताई हैं कि असल में करप्शन का ये बाजार क्यों गर्म है. अब्दुल्ला, क्यों गर्म है? रिपोर्ट में क्यों बताया? ज़ाहिर है बहुत सारी वजूहात उसमें लिखी गई हैं. रिपोर्ट में लिखा है कि अदालती निज़ाम पर कब्ज़े और करप्ट अनासर का एहतसाब ना होने से मुल्क में करप्शन बढ़ती है. मतलब इंसाफ नहीं मिलता लोगों को. और जो केसेस चलते हैं, जो केसेस चलते हैं उसमें अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हैं एलीट और अशराफिया. वहाँ भी फिर करप्शन का ये पैसा बैरून मुल्क चला जाता है. अगर यही पैसा पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता तो मुल्क की मईशत को ही इसका फ़ायदा हो जाता, लेकिन नहीं, पैसा सारा बाहर भेज दिया जाता है. IMF ने मुहतात अल्फाज में पाकिस्तान की करता धरता शख्सियात को बता दिया है कि मईशत ने अगर तरक्की करनी है तो पूरे निज़ाम की ओवरहॉलिंग करना होगी. रिपोर्ट आज इसलिए भी सामने है हमारे और अहम है कि IMF चाहता है कि पाकिस्तान की माशी तबाही और कशकोल उठाए फिरने की असल कहानी अवाम तक पहुँचे. और IMF ने अगली किस्त जारी करने पर गौर के लिए हुकूमत को रिपोर्ट जारी करने का पाबंद किया था, जो हुकूमत ने जारी कर दी है. और होपफुली ना सिर्फ हुकूमत ने रिपोर्ट जारी तो कर दी है, लेकिन इस सिलसिले में ऑलरेडी सोच विचार शुरू कर दी है कि इस सारे मामले को ठीक कैसे करना है. मतलब
आप सिर्फ दुबई की रियल स्टेट ही उठा के देख लीजिए और आप देखिए कि कितनी पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, पूरी और बिल्डिंग, जाहिर है कि हमारे पूरी बिल्डिंग। एलीट की ही इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे। राना एहसान अफजल हमारे साथ हैं। अभी इतने सवाल हमने उठा ही लिए हैं तो आए उनसे बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म बराए कॉमर्स हैं। राना साहब गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? राना साहब, IMF ने जो रिपोर्ट जारी की है, अभी हम जिक्र भी कर रहे हैं, करप्शन को पाकिस्तान की माशी तरक्की बल्कि इस्तेहकाम में एक बड़ी रुकावट करार दिया है। वो हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे के निफाज की स्पीड से मुतमईन नहीं है। तो क्या हुकूमत को इस पर तशवीश है? अगली किस्त तो ऑब्वियसली नहीं चाहेगा कोई भी कि वो रुके। ये देखें, ये जो डायग्नोस्टिक किया है IMF ने, ये हुकूमत के कहने पे किया है, और हुकूमत समझती है कि इस चीज़ का एनालिसिस होना चाहिए था, और हमने तो फैसिलिटेट किया है। कोई 100 से जाहिद मीटिंग्स हमने मुख्तलिफ अदारों के साथ IMF की कराई हैं। और अगर आप इस रिपोर्ट को गहराई से पढ़ें तो वो तो तारीफ भी कर रही है कि जो फिस्कल डिसिप्लिन अचीव हुआ है और जो रिफॉर्म्स जो की गई हैं उसके नतायज आए। महंगाई की शरह की उन्होंने बात की है कि अप्रैल के अंदर कम तरीन थी, रिजर्व्स बिल्डअप हुए, तो उन्होंने तारीफ भी की है। लेकिन ये बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो डायग्नोसिस हुआ है गवर्नेंस और करप्शन के ऊपर, ये हुकूमत के कहने पे जो है ये IMF ने एक्सरसाइज की। अच्छा राना साहब, ये भी बता दीजिएगा कि इस रिपोर्ट में एक बार फिर ये बता दिया गया है कि शुगर मिल मालिकान हर हुकूमत पर किसी ना किसी तरह अपना हाथ पक्का रखते हैं। दे आर अ प्रेशर ग्रुप कह लीजिए, या खुद ही वो हुकूमत में बैठे होते हैं, कंट्रोल करते हैं। कैसे सबको कंट्रोल करते हैं ये IMF ने बताया है। आपकी हुकूमत में भी वही चेहरे हमें नज़र आते हैं जो पहले इन मामलात को कंट्रोल करते थे। तो हर हुकूमत पर्टिकुलरली इस इंडस्ट्री के हाथों इतनी मजबूर क्यों होती है? हमारी कोई मजबूरी नहीं है, कोई लॉबी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मजबूरी नहीं है। हम हर सेक्टर में रिफॉर्म्स कर रहे हैं, चाहे वो पावर सेक्टर हो, आपका गैस सेक्टर हो, आपके FBR के अंदर रिफॉर्म्स हो, डॉक्यूमेंटेशन की हो, ट्रैक एंड ट्रेस हो। शुगर इंडस्ट्री में ट्रैक एंड ट्रेस जो है उसको फाल तरीके से इम्प्लीमेंट कराया, सेल टैक्स रिकॉर्ड उधर से कलेक्ट कराया। और ये जो अभी जो क्राइसिस हुआ शुगर का, इसकी मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी बताया था कि क्लाइमेटिक वजूहात थी, जो यील्ड्स थी वो कम आई, और उस वजह से शॉर्टेज हुई। बहरहाल देखें, बात यह है कि IMF की रिपोर्ट ये आइडेंटिफाई कर रही है कि हुकूमत की कैपेसिटी है रिफॉर्म करने की। हुकूमत ने जो है वो सेंट्रल बैंक को इंडिपेंडेंट किया, वहाँ रिफॉर्म्स की, बिजनेस एनवायरनमेंट में रेगुलेटरी जो ग्लूटीन जो रिक्वायर्ड था वो किया। उसके अलावा आपकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस लॉ लेके आया। तो इस चीज़ की भी जो है वो IMF की रिपोर्ट इसको एक्नॉलेज कर रही है कि हुकूमत की रिफॉर्म कैपेसिटी है और वो ये रिफॉर्म कर सकती है, और इसको ऐसे पोटेंशियल पता है कि अगर ये रिफॉर्म्स हो जाती हैं, और उसका रास्ता भी दिया है, वो हम बिल्कुल IMF के साथ बैठ के उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ये रिफॉर्म्स कर सकते हैं और किस तरह बेहतरी आ सकती है। लेकिन 5 से 6.5% की ग्रोथ हम अचीव कर सकते हैं इन रिफॉर्म्स के साथ। तो मैं समझता हूँ कैपेसिटी भी हुकूमत की, परफॉर्मेंस की रिकग्नाइज किया है इस रिपोर्ट ने, और इस चीज की उम्मीद दिखाई है कि बेहतरी आएगी अगर इस चीज को हम ओवरकम कर लें। ओवरकम करें तो सर्टनली बेहतरी आएगी, यही तो IMF भी और कह रहा है। आपके कहने का मतलब भी है दैट यू आर ऑन टॉप ऑफ इट। लेकिन ये बताएं कि इस रिपोर्ट में अदालती निज़ाम का भी काफ़ी जिक्र हुआ है, और जाहिर है कि हम सब जानते ही हैं कि मजमूई तौर पर करप्शन, नाअहलियाँ ख़त्म करने के लिए इस निज़ाम में बेहतरी की कितनी ज़रूरत है। और एक्सपेक्टेशन ये है कि 26वीं 27वीं तरमीम बड़े ऑब्वियसली बड़े पॉजिटिव नोट पे उनको लाया गया है, तो उसके बाद इस निज़ाम में तो बहुत अच्छा पॉजिटिव फ़र्क पड़ना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? लेकिन बिल्कुल पड़ेगा। जो एक बैकलॉग था वो ख़त्म होने के इम्कानात बढ़ गए हैं। आपके आइनी मामलात आइनी अदालत में डील किए जाएंगे, और जो दीगर मामलात हैं वो आपके जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट में डील किए जाएंगे। तो बिल्कुल ये रिफॉर्म्स जो हैं ये स्मूदन करेंगी जुडिशल निज़ाम को, और वहां से भी बेहतरी आएगी। देखिए, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया, ये डायग्नोसिस हुआ, एक प्रॉब्लम रिकग्नाइज किया गया, उसके सॉल्यूशंस का कि क्या इसको ओवरकम कैसे करना है, उसका लायमल जो है वो तय किया गया है। इस रिपोर्ट में 15 नुकात दिए गए हैं कि हाउ वी कैन ओवरकम इट। फिर हुकूमत की कैपेसिटी को रिकग्नाइज किया गया है
कि रिफॉर्म्स की कैपेसिटी हुकूमत के पास मौजूद है, क्योंकि हमने कामयाबी से बहुत ज़्यादा सारी रिफॉर्म्स की और फिर उनके नताइज को भी तस्लीम किया गया है कि जो रिफॉर्म्स की उनके नताइज भी जो हैं वो हमें नजर आए। तो बिल्कुल देखें, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, और ये जिस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है ऐसे नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये बेहतरी का रास्ता जो है वो तलाश किया गया है मिलके, और उस तरफ हम गामजन अब होंगे। अच्छा राना साहब, एक और बात, इंतज़ामी मामलात में बेहतरी की बात की गई है इस रिपोर्ट में। अब एक और इसको पहलू से देखें तो कई जमातें इसका हल ये तजवीज़ करती हैं कि नए इंतज़ामी यूनिट बनाए जाएं या नए सूबे बनाए जाएं, और काफ़ी गर्मा गर्म ये बहस चल रही है आजकल। आपको लगता है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नए सूबों की गुंजाइश मौजूद है, इसकी ज़रूरत है और इस पर डिबेट होनी चाहिए? देखिए, नए सूबों का जो कानून है वो तो मौजूद है कि वो किस तरीके से उसको उस तरफ बढ़ना है। मैं नहीं समझता कि ये डिबेट अभी कोई पार्टी लेवल के ऊपर या इंटर पार्टी लेवल के ऊपर जो है कोई हुई है, और ऐसी कोई कोई कमेटी बनी है कि जिसके ऊपर इसके ऊपर कार्रवाई होना शुरू हो गई हो या ड्राफ्ट बनना शुरू हो गया हो। इट इज़ अ टॉपिक विच इज़ बीइंग डिस्कस्ड ऑन टीवी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई अभी कोई लंबी चौड़ी बहस हुई है। ये बिल्कुल है कि हमें जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है वो इंट्रोड्यूस एक परमानेंट तरीके से होना चाहिए। उस पर एमक्यूएम भी बात करती है और हम भी उसको इंडोर्स करते हैं, और वहाँ जो है उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और उसकी कंटिन्यूटी को हमें इंश्योर करना चाहिए, और उसका मैंडेट जो है, जो सर्विस डिलीवरी उसने देनी है एट द लोकल बॉडीज लेवल, वो क्या होनी चाहिए है, उसके ऊपर जरूर बातचीत होनी चाहिए। वहाँ काम की जरूरत भी है, और सूबों से ज्यादा मैं समझता हूँ कि हमें थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर काम ज्यादा करने की जरूरत है। लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक कोई इसके ऊपर कोई इंटर पार्टी लेवल या कोई इस तरह का कोई ऑफिशियल काम। तो ये थर्ड तो बड़ी टियर ऑफ पॉजिटिव गवर्नमेंट पे काम आपने करने की बात ज़रूरत की है, तो उसी पे काम करें, और क्योंकि एमक्यूएम भी बिल्कुल यही चाहती है। तो दैट इज अ गुड साइन दैट यू आर सेइंग कि इंस्टेड बहुत ऑफ दिस शुक्रिया हमें आपका उस राना पे काम साहब। करना चाहिए। थैंक यू फॉर बीइंग। अच्छा जी, ट्राई नेशन सीरीज के दूसरे मैच में आपने देखा था, हम तो देखते हैं कि जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 67 रन से हरा दिया। 67 रन से अंदाजा करें, मतलब बिल्कुल ही ढेर हो गए। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 162 रन बनाए। श्रीलंकन टीम सिर्फ 95 रन ही बना पाई, बिल्कुल ही खत्म हो गए, लेट हो गई। या तो ये अब इवेंट में जी हम जो मेजबान है पाकिस्तान, हमारा मुकाबला है श्रीलंका से On Saturday. which is tomorrow. Which is tomorrow. So today is a break day. Today is a break day. अच्छा, अब ज़रा फैसलाबाद की भी अपडेट लेंगे। हमें पता लगा है, आपको लगा कि नहीं लगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फट गया है। बड़ा ही अफसोसनाक हादसा हुआ है और धमाके से फैक्ट्री की छत भी गिर गई, आग लगी हुई है। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि मलबे से अब तक 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। 9 ज़ख्मियों को अस्पताल ले जाया गया है। ज़ख्मियों को शिफ्ट तो कर दिया गया है, लेकिन हालत उनकी नाजुक है। मलबा हटाने का काम जारी है। मलबे तले मज़ीद अफराद के दबे होने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। बहुत सारे अहम सवालात हैं, मतलब ये बॉयलर फटने का वाक़या तो हुआ है, लेकिन उस वक्त फैक्ट्री में कितने लोग मौजूद थे, अभी रेस्क्यू का अमल विजुअल्स ही देख रहे हैं ना, तो उसी को देख के डर लग रहा है कि ये जब आग रुकेगी तो फिर मलबा हटेगा और फिर पता चलेगा कि एक्चुअली कैजुअलिटीज का फिगर क्या है। मतलब ढेर हो गई है ये फैक्ट्री और इसकी ये केमिकल्स बनाने वाली फैक्ट्री, ये पता है क्या है, ये फैक्ट्रीज का पूरा एक और ही अलग एरिया होना चाहिए। इट कैन नॉट बी इर्द गिर्द मुझे थोड़े से घर भी नजर आ रहे थे, लग रहा था कि जैसे कोई, ये देखें पीछे क्या कुछ घर टाइप नहीं हो रही, और इर्द गिर्द की सुनने में आया है कि घरों की छतें भी गिरी हैं। सो एक्चुअली इम्पैक्ट आप सोचें किस लेवल का होगा। फिर तो आप देख लें आगे मार्केटें भी हैं, तो ये किसी कमर्शियल इलाके में, किसी गुंजान आबाद इलाके में ही फैक्ट्री वाक़ई थी ना, जहाँ पर बॉयलर भी काम कर रहा था और केमिकल की फैक्ट्री थी। अंदाजा लगाइए, तो वो केमिकल्स भी एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली रिएक्ट तो कर ही सकते हैं। सो दिस इज अ मेजर ट्रेजेडी, और कॉरेस्पॉन्डेंट से आगे जाके बात करेंगे टू गेट एन अपडेट ऑन दैट। अच्छा जी, एक इवेंट दैट वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू, और पहली मरतबा होने जा रहा है सरकारी सतह पर वजारत मजहबी उमूर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के ज़ेर एहतमाम पहला बैनुल अक़वामी किरत मुकाबला 24 ता 29 नवंबर 2025 को इस्लामाबाद में होगा। फ्रॉम 24th to 29th आलमी मुकाबला एक किरत है। ये इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC के रुकन ममालिक से मुमताज़ कारी हजरात और 200
57 ममालिक से जी, 57 ममालिक से मुख्तलिफ उलमाए कराम और क़ारीन इसमें शिरकत करेंगे। मुकाबले का मकसद कुरान करीम की तरवीज, दीनी इक़दार के फ़रोग़, कुरानी उलूम की हौसला अफजाई करना है। क़िरात के मुकाबले मुख्तलिफ मराहिल में जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होंगे। मुकाबले के दौरान 4 बैनुल-अक़वामी जजेस अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। सो ये क़िरात का एक आलमी मुकाबला है, विच इज़ सो एक्चुअली नाइस, और ख़ास तौर पे क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ये हो रहा है और कितने मुल्कों से आएंगे, तो एक एक्साइटमेंट तो डेफिनेटली है। एंड दिस इज़ रियली द फर्स्ट टाइम दिस इज़ हैपनिंग। सो 57 इस्लामी ममालिक से हुफ़ाज़ और कारी हज़रात इसमें। अच्छा, सरदार मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ हैं, वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। पहले तो ये बता दें कि हम क्यूरियस भी हैं, ये मुकाबला कराने का ख्याल कैसे आया, ये हम जानना चाहते हैं। और इतने बड़े स्केल पर। एग्जैक्टली, इट्स अ ह्यूज लेवल, मतलब बहुत बड़े लेवल पे आप करा रहे हैं, तो किस तरह, हाउ डिड दिस ऑल कम अबाउट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन। वज़ारत मज़हबी अमूर बैनुल नज़ाम मांगी ने जब से मैं आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए हैं जिसका ताल्लुक़ मज़हब से भी था और इंटरफेथ हारमनी से था। जिस तरह आपका सवाल है कि जो इंटरनेशनल सतह पर जो क़िराअत का मुकाबला, क़िराअत का कराने के लिए ये ख्याल कैसा आया? ख्याल तो हमें काफ़ी अरसे पहले से भी था, और अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, और कुरान जो हमारी जो नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो किताब उतरी है, हमारी हिदायत के लिए उतरी है, पूरे इंसानों की हिदायत के लिए, और पूरे फिर मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि पूरी दुनिया में इसका पैगाम पहुँचाएँ। तो जिस तरह आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ वालों से जो मुकाबले होते हैं जिसका एक बैनुल-अक़वामी इम्पैक्ट पड़ता है, तो इस वजह से हमने भी ये ज़रूर समझा कि यहाँ पर पाकिस्तान में भी अल्लाह के फजल करम से बड़े पाए के कुर्रा साहबान हैं, अफ़ाज़ साहबान हैं, और वो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक में जाकर मुकाबले में हिस्सा लेते हैं। तो क्यों ना हम उन ममालिक से भी कुर्रा को पाकिस्तान में बुलाएं, यहाँ पर भी उनके जो इंतज़ाम करें, उनका वो जो हिस्सा ले रहेंगे क़िराअत के मुकाबले में, तो वो बाहर से आएंगे तो यहाँ हमें मेज़बानी का शर्फ भी हासिल होगा, और इस हवाले से यानी पाकिस्तान का एक इमेज भी बढ़ेगा, और फिर हमारी एक दीनी जो ज़िम्मेदारी है वो भी पूरी होगी, क्योंकि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में भी एक नुमायाँ हैसियत दी है, और इसी हवाले से यानी पूरी दुनिया में भी अल्लाह के फजल करम से एक स्टेट होने की वजह से उसका अपना एक मकाम है। ज़बरदस्त जी, और वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस क़िराअत का मुकाबला। आलमी मुकाबला है ये, और दुनिया भर से इसमें शिरकत के लिए क़ुरा हज़रात आ रहे हैं। लेकिन सरदार साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे हम, और एक और सवाल जो अवाम अक्सर ही पूछते हैं हमसे भी कि आप ज़रा पता करके बताएं, चूँकि आप मौजूद हैं। अवामी इशू है, ज़ाहिर है अगले साल हज के लिए अवाम अभी से कन्फ्यूजन का शिकार हैं। प्राइवेट ऑपरेटर्स पता नहीं सच बता रहे हैं या नहीं बता रहे, या बता पा नहीं रहे हैं। क्या अगले साल के हज के लिए अब दरख्वास्तें किस तरह जमा होंगी? क्या दरख्वास्तें जमा कराना मुमकिन नहीं रहा है, मुमकिन है? ज़रा एक्सप्लेन कर देंगे आप हमें। आपने हज के हवाले से पूछा, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी हमारी वजारत ने जो हज के इंतज़ामात किए वो बड़े अच्छे इंतज़ामात थे, जिसके रिस्पांस पर वजारत हज जो उम्रा सऊदी अरब की थी उनकी तरफ से भी अवार्ड दिया गया, और यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो उसको अप्रिशिएट किया, कैबिनेट ने भी अप्रिशिएट किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी जो शील्ड मिली है। तो इस पर भी हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। जो लोग हज करने गए थे तो वो सही तरीके से हज करके आए। ताहम पिछले साल प्राइवेट सेक्टर में कुछ तकरीबन 63,000 तक हाजी नहीं जा सके। उनकी जो लेट जो उनकी तरफ से दरख्वास्तें जमा करना या बाकी मतलब है पोर्टल में पैसे भेजने की वजह से लेट हो गए थे। तो इस साल हमने बर वक्त वजारत मजहबी अमूर ने पॉलिसी बनाकर कैबिनेट से उसकी अप्रूवल ली, और फौरी तौर पर
जो टाइम लाइन दिया था उसके मुताबिक काम शुरू कर दिया गया। तो इस साल जो कैबिनेट ने फैसला किया तकरीबन 1,20,000 सरकारी स्कीम के ज़रिए हज के लिए लोग जाएंगे और इसी तरीके से 60,000 प्राइवेट सेक्टर से जाएंगे। तो सरकारी स्कीम के ज़रिए तो जो जा रहे थे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी के तहत हमने दरख्वास्तें मंगाई, तो वो तकरीबन बर वक्त वो सारी दरख्वास्तें जो आ गई थी बुकिंग हो गई और उसमें 2 इंस्टॉलमेंट थी। इस तरह पहली इंस्टॉलमेंट के साथ भी बर वक्त मतलब लोगों ने बड़े शौक़ से पैसे भी जमा किए जो उसका पैकेज था उसके साथ, और उसके साथ ही दूसरा भी अभी मतलब आखिरी मराइल में है। इसी तरह प्राइवेट जो सेक्टर में जो 60,000 दिए थे तो उनका उन्होंने क्लस्टर बनाया हुआ था, उसके मुताबिक तमाम जो टूर ऑपरेटर हैं उनकी कंपनियां हैं उन्होंने दरख्वास्तें लेना शुरू की। उन्होंने हमारे पास आए, उनके पास पहले जो था कुछ दरख्वास्तें यूटिलाइज नहीं हुई थी जो मतलब उन्होंने फिर टाइम भी लिया। बहरहाल हमने उनको टाइम भी दिया तो उनकी तरफ से हमें तो इतला है कि वो सारी बुकिंग हो गई है। तो इस साल हमें तो इंशाल्लाह यकीन है कि जितना एक कोटा था 1,79,210 पाकिस्तान का कोटा है वो सारा यूटिलाइज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब। होपफुली कुछ लोगों को इससे आसानी हुई होगी हाँ, और सवालों का जवाब मिला लोगों को होगा। एक क्लैरिटी नहीं थी तो आपने वो हमें बता दिया। बहुत शुक्रिया। बट सरदार 24 से मोहम्मद यूसुफ 29 साहब। नवंबर तक ये आलमी क़िरात का मुकाबला होने जा रहा है इस्लामाबाद में, जिसमें दुनिया भर से आ रहे हैं शुरका और ज़बरदस्त। इट इज़ गोइंग टू बी स्पेक्टेक्युलर certainly. जबरदस्त। ओके, वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक हियर, विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। A guest in the studio, you can already see आपने her. देख लिया होगा, लेकिन पहले हम बता दें हम बात क्या करने वाले हैं। पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं और हाल ही में सिफारती ताल्लुकात में पहले से भी ज़्यादा गर्मजोशी और हम आहंगी देखी जा रही है। बरतानिया में पाकिस्तानी निजात अफराद की तादाद जो है, अब्दुल्ला लिसन टू दिस, 16 लाख हो चुकी है। 16 लाख जो पाकिस्तान के लिए बड़ी मिकदार में ज़र मुबादला जो है उसका अहम ज़रिया है। हाल ही में बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं, जिस पर बरतानिया में मुकीम लाखों पाकिस्तानियों ने भी खुशी का इजहार किया, बिकॉज वो एक डायरेक्ट आपका रूट बन जाता है ना। उससे पहले ज़रा मुश्किल हो रहा था लोगों के लिए। बरतानिया हैज़ बिकम लिटरली अ पावर हाउस ऑफ कल्चर एज वेल, और बहुत सारे साउथ एशियंस, हाँ बहुत सारे साउथ एशियंस अब वहाँ रहते हैं। आपको पता है लंदन के तो मेयर भी सादिक खान ही हैं और भी बहुत कुछ है। और हमारे वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो बड़े पोलिटिकली चार्ज्ड हैं, सो दे आर देयर एवरी टाइम। हमें लगता है कि थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़े से overcharged when it comes to Pakistani politics, but yes, they are there. So yeah, but UK और पाकिस्तान के relationship have always been important, और आगे किस तरह बढ़ रहे हैं and what are the things that we should all look forward to, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद We हैं। have Jane Marriott, बरतानवी हाई कमिश्नर हैं, हमारे साथ हैं। Your Excellency, thank you so much Thank you for for taking joining out us time for again. us. You are always welcome on Geo Pakistan because there is so much to talk about. There is, and I'm sorry my Urdu still isn't good enough to do this in Urdu. How come, by the way? Why don't we start I with know, that? I promised you that I would do better and I've failed miserably in that promise. It's but okay, we'll give you more time and that way you'll stay in Pakistan as well. But really, we were talking about, 16 lakh Pakistanis in the UK. What does that strength mean to you? I think one of the great things about the UK is it's got the strength of so many different nations and so many different cultural heritage. So we kind of joke that our two national dishes are fish and chips and chicken tikka masala, Of course. which of course I'm not sure a Pakistani would necessarily But it is South recognise. Asian. But it is South Asian. But it's a sort of British version of a Pakistani dish. So I think there's a real assimilation, whether it's in our politics, in our culture, in our media, that people of Pakistani heritage are just a crucial part of who the UK is nowadays. That's right. Actually, we see that too. All right, and we were mentioning PIA resuming direct flights to the UK. This has been quite a busy year when it comes to Pakistan-UK diplomacy. Would you highlight a few key milestones? Yeah, please? so it's always good as a High Commissioner, and my opposite number in London feels the same when you've got good stories to tell. And July in particular was a really good month for us because we had the launch of e-visas,
I know it's not easy to get a visa to the UK. There's a lot of paperwork, but going electronically, particularly for students, for travel, will make that much, much easier. We had our trade dialogue, because trade between our two countries is now at over £5.5 billion. Nice. I don't know how many lakh rupees that is, but a lot. And we're the third biggest bilateral trading partner of Pakistan still. But I think the one that got everybody really excited was the announcement that PIA and other Pakistani airlines could now fly direct. We had the first flight on the 25th of October from Islamabad to Manchester, and it was such a great atmosphere. There Has were the so visa many exciting processing time people. also reduced? The visa processing time is still 15 working days. So, you know, plan a little bit ahead in advance and it's fine. Priority 5 days, quite expensive. Don't recommend it. Don't get that. All right, okay, but there's something that perhaps a lot of Pakistanis might not be aware of, which we want to ask you. When people think about the UK-Pakistan relationship, they really don't always think about the four nations. Yes. So what It's are only the one country links? that comes to our mind, and that is England. But Although- UK is not England only. So there is Wales, there is England, there is Scotland, and there is Northern Ireland. Northern Northern Ireland, of Ireland. course. Yes. So what are the links between, you know, them and Pakistan? Well, I think the cricket is the one that comes to mind when you say England. That's right. And I'm from England, so you know, cricket is also the thing I would think about the most. Scotland is probably my favourite connection with Pakistan. So the country that is the second largest exporter of bagpipes is Pakistan. Oh, wow. So that's- Sialkot is a hub of making bagpipes worldwide. We did not Only know after that. Scotland. I know, it's my favourite Because fun that fact. is not an instrument really, you know, it's not played mainstream, here. shall we It's not say. mainstream No, at no. all. And it's made here. And it's here, yeah. How lovely. So you've got these kind of lovely, particularly kind of military regimental connections, but also if you're a bagpipe aficionado, and there's more in the world than you might think there are, you know about Sialkot and Scotland. Of course. So Now they've we got know. that wonderful link there. Your Excellency, I was watching The Crown a few months ago, and The series? yeah. Which series are you on? Which season? The latest one. Yep. And then the season before that. But a question popped up at the same time in my mind, that UK faced severe smog issues in 1950. Yes. The Great Smog of 1952. And Pakistan, you know, is facing severe air quality crisis. And then UK did some reforms, and Yes. decades later, you had cleaner air. Yeah. So is there anything that we can learn? Is there any strategy that we can adapt? Something that you can share with Pakistan in this regard? Yeah, so actually some of our technical experts are talking to Pakistan's technical experts on Because air we have a quality and air crisis of air pollution. quality. Absolutely. And I think there's probably 2 or 3 main things. One is the crop burning. And some of that is across border, but a lot of it is kind of within borders as well. It's about fine-tuning vehicles. So the more we can go to electronic vehicles, the better. Obviously, that wasn't an option in 1950s England, but just fine-tuning and making sure that you've got good quality petrol and good quality diesel, so you're not getting those particulates, you're not getting that smog into the air. And then some of this is about how do we do other forms of heating and energy. So you want to keep your house warm, you want to keep your kids Of course, warm. you need alternatives. If you can do that with a small solar panel rather than burning wood, it's better for you, it's better for your kids, and it's better for the But environment. it has taken like decades for the air quality over there to Yeah. get better. Yeah, and It's not actually- a quick fix. It's not a quick fix. Some of it can be quite a quick fix. So the burning of the stubble, for example, if you can turn over the agriculture by hand, by machine, instead of burning the stubble, that is a very quick solution in terms of it's on paper, but it's a lot of work for the farmers. It's more expense for the farmers. So it's Right. how do you get that balance right? Talking of farmers, recently you were in Okara. Yes. And there was some, you know, exchange of technology. Yes. Could you explain that? Because that seemed very interesting and very useful for the Yeah. farmers. So in some ways, they're like the most complex problems have the most simple solutions. So we've been working with soil moisture monitors, and these very, very simple devices, stick them in the soil, they connect to the internet, and basically it's green, soil is fine, amber, oh, I'm a little bit thirsty, can you water your crops? Red, really, really need some water. But this simple monitor has reduced the amount of water that farmers have put on the field by 25%. That's a big That's 25% number. saving of water and cost of that water. But then the crop yield, because the plants have got the right amount of Right. water, the crop yields have gone up between 18 and 24% depending on the crop. So you're getting like a quarter more crops Excellent. with a quarter less water for a little sort of $8
soil monitoring device. And when you met the farmers over there and the people actually who make the decisions, are they receptive of to these new technological technologies and new ideas? I think like all of us, everyone's a little bit sceptical when you kind of see this new thing and then you do a pilot and perhaps people are a bit Convince them. reluctant and then then you people see gradually- the pilot and everyone's like, that's amazing, I want that. And then suddenly it proliferates and All you right, get a Your lot of Excellency, uptake. UK still remains the top destination for Pakistani students for higher education, Yes, for true. graduation. Are there any new scholarship programs or mobility programs being introduced? And are we doing anything to expand vocational training and skill development between Pakistan and UK? So the Commonwealth Achieving Alumni scholarships are still the best thing we've got. We've got about 3,500 alumni now in Pakistan who've been to the UK on those scholarships and crucially come back and are leaders within Pakistan today. But one of the things that we're really looking to expand is transnational education. So it's great that we've got about 45,000 Pakistani students in the UK, but we know that that's expensive to go to the UK to pay those overseas course fees. So what we're trying to do is increase the accessibility of British education here in Pakistan without leaving your home, without leaving your sort of local community. Should we see any universities opening up a campus here? So just on the transnational education, about 12,000 people are currently studying for UK degrees from within Pakistan. And Many we want- institutions are We want offering, to expand yes. that a lot. Many institutions are offering. So University that would mean, I'm sorry, I'm cutting you Yeah. off there, but a lot of people are watching. We would like to understand. So that would be some courses or something. So these are fully opening- fledged British degrees that you can get But they're from if- British universities. Okay. There are many But you can universities study which for them offer. here. So you don't have the living expenses of the UK, you don't have the really high course fees in the UK. People are- So it's the same quality. It's an online learning experience, so it's not Right, okay. quite I as was good just as in wondering about person. the But you know, campuses. students and particularly parents become very skeptical when if a university comes up and say that we are offering a UK degree and all that. Yes. So yeah, you need to do a little research and Absolutely. be sure about There's a lot it. of scam artists out there. Yeah, Okay, we are going there to are explain many. it in Urdu Yeah. a little bit क्योंकि इतने ज़्यादा students हैं जो obviously फ़ायदा उठाना चाहते हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत महंगा हो जाता है और visas के अलग issues please वगैरह have a हैं coffee? तो उसमें ये है कि बहुत से courses हैं जो आप इधर ही बैठे कर सकते हैं, पाकिस्तान में ही बैठे कर सकते हैं. आपको वो overhead जो हैं, आपके travel expense, रहने का expense, वो सब कुछ कट जाएगा और degree आपको वही मिलेगी. So that is good. And There I'm are sure कि many बहुत से जो universities students हैं, already offering that. वो utilize भी All कर right. रहे हैं. Also, if you need to get a PR, permanent residence, now there's a change in the policy. So initially Yep. it was 5 years, now it's 10 years. So these are the measures that are being debated. So the Home Secretary Shabana Mahmood, herself of Pakistani heritage, of course, Muslim, female, very powerful position, one of the great officers of state in the UK. But yeah, she's looking at introducing some more measures. They'll be debated Is by it Parliament. already being introduced or it's still in the debate? I should know the answer to that one, and I don't. So she has announced them, but they've got to be debated before you can introduce legislation that makes them permanent. And how does the public actually give their sentiment? If this is, what we are talking about, the public has the right, I guess that would be through debates as well. Yeah. But is the sentiment of the public taken into account before making these policies? Yeah, absolutely. And I think that's one of the reasons, one of the driving forces behind some of the decisions that the Home Secretary has made, that she's kind of looking at public sentiment within the UK and working out how do we ensure that, all the British people, including the 1.6 million people of Pakistani heritage who are Right. British in Britain, are able to make the most of opportunities, and that people who come to the UK are coming for the right reasons and are contributing to the country that they want to join. Okay, one question that is personally for you, because we are very intrigued and interested in finding out, like you come from a place in England called Doncaster. Yes. Where is it in the Four Nations? It is. It's in England. England? It's in Yorkshire, which is known as God's own country because it's so beautiful. Near Leeds, yes. So near Leeds, Sheffield, York. Doncaster is one of those towns that lots of people have driven past or they've been through on the train. Okay. But it's actually a city for us quite big of 250,000 But now you're representing people. all the Four Nations. I don't just represent Doncaster, not just Yorkshire, not just England, all four nations. How does that shape up your perspective here? It means I have to remember to not just talk about England and not just obsess But you about have to cricket. obviously include everybody I have else to as include the well. others as well, absolutely. All right, you've Lovely. been here quite some time now. Yeah. What has been your most enriching cultural experience? You would like to know that.
possibly, and Lahoris don't hate me, possibly when I went to see the Kalakdina Hall here in Karachi. Oh, wow. So the British Council. Hall. Yeah, so the British Council is supporting 6 different projects through its Cultural Protection Fund. Oh, and lovely. one of these has been to completely revamp the Kalakdina Hall so it becomes what it was originally designed to be, which is a place for meeting, for debate, for discussion, for communities, for youth to hang out in a cultural space, from Qawwali's to book readings. And so through the British Council Protection Fund, we've managed to kind of restore Kalakdina to what it was. Since now that you have been here for some time, how would you describe Pakistan to anybody who's watching you in UK, to your British audience? Oh, I'm going to say my 84-year-old mother came to Pakistan last lovely. year, and she's not particularly well travelled. And you know, her neighbours were sort of saying, "Oh, Pakistan, that's a bit dangerous, isn't it?" And she's like, "No, I'll be fine. My daughter's there." She is now Pakistan's #1 ambassador. She's told everybody, and I mean everybody in Yorkshire, because Yorkshire people are very chatty. She's told everybody about how amazing and beautiful Pakistan is, how friendly it is in Pakistan, and also the amazing food. She complained to me afterwards she put a little bit of weight on. Well, all moms are the same, you know, they do excellent PR. Yes, they do. So, you know, that is the case over here as well. Okay, about Scotland. So we gave a news the other day about how Scotland... And also, by the way, regarding Scotland, football. regarding football, Scotland is also qualified after For the 20 World years. Cup, Yeah. yes, After like 20, very 20 exciting. years or something. Yes. So what does that entail, Mata? Why did it take so long? We are just wondering. In fact, when we got the news, that's when we found out as well Yes. that it has not been a part of, you know. No, well, you have to get through the qualifiers, and England has always got through the Always there, qualifiers. right. Sometimes by the skin of its teeth, but it's always got there and has gone on to have good success and is still chasing the ultimate goal. The women's football team, by the way, is doing really well in England at the moment. But yeah, the news of the 4 nations with Scotland qualifying for the first time in 20 years, and I think all Scots are very proud. What's always interesting is when Scotland and England play each other. But thankfully, the paths are such that they shouldn't meet each other until fairly late in the stages. if All they right, could so get that is through. something that is going to be exciting. Interesting. Yeah, that's for- patriotic English Yeah. versus patriotic Scots. That will be something to watch. Now, all right. right, so- थोड़ा सा we have to translate a little bit. So Scotland ने basically जो UK का ही हिस्सा है 28 साल बाद फुटबॉल के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है. सो मे बी टिल सर्टन स्टेज तो उनका मैच आपस में नहीं होगा, लेकिन फिर हो भी सकता है एट सम स्टेज एट सम पॉइंट. सो दैट वुड बी समथिंग इंटरेस्टिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. अच्छा, बहुत सारी बातें हुई हैं हमारी, और वीज़ा के हवाले से भी हमने सवालात पूछे. एनी टिप दैट यू वुड लाइक टू गिव प्रोफेशनल्स or students who are applying for the UK visa right now, because people are most interested in these topics? Fill in the form where it asks for something. Don't just go, "Oh, this will be good enough." If it asks for a bank statement with funds for 30 days, make sure you've got that bank statement in. So quite a lot Don't take it lightly. Yeah, basically. so quite a lot of visas that are rejected are Yes. simply because people didn't tick the right boxes, and it's expensive. So, you know, fill in the form accurately. I'm sorry, it's so difficult. With e-visas, it will get a bit easier. That is very important, and That yes, is very I important. will agree with you, because sometimes people, when they don't understand, they're Yeah. like, let it be. It won't be that So important. कोई भी खाना अपने वीज़ा फिल करते हुए छोड़ना और नहीं जो- है, जो, और बैंक स्टेटमेंट जो आपको दरकार है आपकी वीज़े के सिलसिले में, वो आपकी मौजूद होनी हाँ, चाहिए. ये बहुत ज़रूरी है, और ये उन्होंने बता भी दी है. Thank you so much, and Thank you, hope Your the Excellency. King's birthday celebrations are, you know, we know that they are going Happy in birthday full to the King. swing. Thank you. So we saw some pictures. From Islamabad? Yeah. And that- We were very honoured to have the Prime Minister for our King's birthday party. yes, that looked Yes. like a surprise there as well, and then we have in And Karachi you have and it everywhere else. in Karachi In today. Karachi tonight. Today. Yes. Well, thank you. Have fun, and thank you for being here with us on Thank Geo you. Pakistan. Thank you. As always good to have Jane Marriott, बरतानवी हाई कमिश्नर है, हमारे साथ होती हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है. बहुत सारे सवाल हमने वीज़ों से मुतालिक, प्रोसेसिंग टाइम से आपके मुतालिक, सवाल? स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप से मुतालिक सभी पूछ लिया. बाकी मेरा नहीं ख्याल कुछ रह गया. इस्लामाबाद में आपको पता है एक फैक्ट्री में बॉयलर फट गया, छत गिर गई, और जहाँ बहाक अफराद की तादाद कितनी हो गई है? 10 हो गई है. That's really really tragic. इरफान Really? अल्लाह हमारे साथ हैं. इरफान बताइएगा, अभी अपडेट है क्या? आग बुझा दी गई, क्या चल रहा है अभी वहाँ पे? जी, यहाँ पे आग पे तो काबू पा लिया गया है. ताहम यहाँ पे ये 2 बॉयलर फटने का धमाका था, इतना शदीद था कि जो फैक्ट्री थी उसकी छत जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो डैमेज हो गई, वो
गिर गई। उसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि ये इस फैक्ट्री के अकब के अंदर जितने भी रहायशी मकान जो थे वक्फी साइड पर वाक़या थे वो भी साथ डैमेज हुए हैं। उनके इमारत के भी कई उनके जो है हिस्से मुनहदम हो गए, वहाँ पे भी लोग मलबे तले दब गए, जबकि फैक्ट्री के अंदर भी जो है जो छत गिरी है उसकी वजह से भी वहाँ पे जो वर्कर्स थे वो मलबे तले दब गए। अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है यहाँ से तकरीबन 17 अफराद को निकाला गया है, जिसमें से 10 जो अफराद हैं वो जाँ बाग हो चुके हैं। जो बाकी 7 अफराद हैं वो भी इंतहाई तशवीशनाक हालत में उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जबकि यहाँ पे अच्छा इरफानुल्लाह, ये बताएं कि ये जो हम विजुअल्स देख रहे हैं फुटेज, उसमें ये रेजिडेंशियल एरिया लग रहा है, एक केमिकल फैक्ट्री एक रेजिडेंशियल एरिया में थी, और क्या ऐसी और भी फैक्ट्रियां हैं उधर? जी, फैसलाबाद के अक्सर इलाकों के अंदर ये यहाँ पे अलमिया है कि यहाँ पे जो फैक्ट्रियां हैं वो रहायशी इलाकों के अंदर बनी हुई हैं। यहाँ पे जो फैक्ट्री मालकान है वो ये दावा करते हैं कि फैक्ट्रियां पहले बनी हैं, बाद में रहायशी इलाके जो है वो एक्सटेंड होकर साथ ही लोगों ने अपनी रहायशें बनाई हैं। ताहम अब ये सूरत हाल ये है कि अक्सर इलाकों के अंदर यही प्रैक्टिस है कि रहायशी इलाकों के अंदर ही फैक्ट्रियां मौजूद हैं। जो मुख्तलिफ किस्म की ये वाली जो फैक्ट्री थी ये ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री। अच्छा, फैक्ट्री मालकान तो खैर कुछ भी चाहे वो कह सकते हैं, हुकाम का क्या कहना है कि ये किस तरह है कि फैक्ट्रियां, रेजिडेंशियल एरियाज और वो भी केमिकल फैक्ट्री, मतलब ये कोई छोटी मोटी चीज भी नहीं है? जी बिल्कुल, इसमें जो हुकाम है उनकी तरफ से भी हमने देखा कि वो पर्दापोशी ही की जाती है। इससे पहले भी जो है वो ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं जहाँ पे बॉयलर फटते हैं और जहाँ फैक्ट्रियों में आग लगती है। जो रहायशी इलाके होते हैं, अच्छा, जो लोग कितने हैं अंदर मजीद, ये कैसे पता लगेगा? कोई काउंट है फैक्ट्री मालिकान के पास? और मालिकान क्या फैक्ट्री में थे, नहीं थे, कि कितने लोग यहाँ रहते हैं या काम करते हैं जो उस वक्त मौजूद थे? जी अभी क्योंकि यहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ चल रही हैं तो इस सिलसिले में तो पहले तो कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया जाए, जिसमें अभी हम देख चुके हैं कि 17 लोगों को यहाँ से निकाला गया, जिसमें से 10 अफराद जो जाँ बाग हुए हैं। बाकी अभी भी मजीद यहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ हम देख रहे हैं, चल रही हैं। यहाँ पे निकालने का सिलसिला जारी है। थैंक यू इरफान, आपसे अपडेट लेंगे थोड़ी देर में दोबारा। लेकिन इट इज़ रियली रियली ट्रैजिक। वो ग्लू बनाने वाली प्रॉब्ली फैक्ट्री थी। तो बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुई थी हमारी बरतानवी हाई कमिश्नर के साथ पिछले घंटे में, और बहुत से सवाल जो आप लोगों के आते रहते हैं हमें रिगार्डिंग वीज़ा एंड ऑल, वो उन्होंने आंसर जवाब दिया है। अच्छा, yes. फैसलाबाद में भी हमने आपको बताया बॉयलर फट गया है। सो वहाँ मालिकपुर में एक फैक्ट्री वाक़ है, वहाँ पे अब तक 10 अफराद जाँ बाहक हो चुके हैं, कई ज़ख्मी हैं। सो ये है सूरत हाल। अब जरा बाई इलेक्शंस की बात कर लेते हैं, हमारे यहाँ क्या हो रहा है। बिल्कुल, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इतवार को ज़मीनी इलेक्शन का मैदान सजेगा। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तें, इन पर वोटिंग होगी। 23 नवंबर को NA 18 हरीपुर, NA 129 लाहौर, NA 185 डेरा गाजी खान, NA 104 फैसलाबाद, NA 96 फैसलाबाद, NA 143 साहिवाल में ज़मीनी इंतखाब होंगे। फैसलाबाद के 5 और साहिवाल के 2 हलकों में भी ज़मीनी इलेक्शन होंगे, और इसी तरह सरगोदा, मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में भी इतवार को लोग वोट डालेंगे। मुस्लिम लीग नून का दावा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने 1.5 साल में इतना काम किया है कि नून लीग का नाराज़ वोटर भी उसे वोट देगा। बड़ी बात है। दूसरी तरफ ये भी बता दें कि ऐसे वादे कुछ तहरीक इंसाफ के भी हैं। उनका दावा है कि तमाम तर सख्त हालात के बावजूद तहरीक इंसाफ का वोटर अब तक उससे जुड़ा हुआ है। जिन नशिस्तों पर ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं, ये PTI के लोगों को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार देने की वजह से खाली हुई हैं, और PTI को लगता है कि ये नशिस्तें वो दोबारा हासिल कर लेंगे। सो आपको पता है, वैसे तो हमारे यहाँ कोई भी छोटा मोटा इलेक्शन भी हो तो बहुत बड़ी चीज़ बन जाता है, और यहाँ तो दावे आ रहे हैं दोनों साइडों से। तो लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स आउट। ज़मीनी इलेक्शन में हुक्मरान जमात को वोट देने का रुझान रहा है हमेशा से, मगर वोटर्स कभी भी कोई सरप्राइज दे सकते हैं। लेकिन जब PTI एक्चुअली हुक्मरान जमात थी तो वो ज़मीनी इलेक्शन मुसलसल हार रही थी, जस्ट बाय द वे। सो इमरान खान के दौरे हुकूमत में हमने आपको बताया इलेक्शन में अपोजिशन में होते हुए भी नून लीग ने ज़्यादातर सीटें जीती थी। उधर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हरीपुर में उमर अयूब की नाअहली के बाद इनकी अहलिया शहरनाज कौमी असम्बली का ज़मीनी इलेक्शन लड़ाई हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इलेक्शन कमीशन ने आज तलब किया हुआ है। उन्होंने हरीपुर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए इंतज़ामिया, पुलिस और इलेक्शन अफसरान को धमकी दी थी। क्यों नहीं कह रहे आप? धमकी दी थी, धमकी ही दी थी उन्होंने। लेकिन क्या कहा था ये सुन लें आप। हाँ सुने। 23 तारीख को हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। उमर अयूब साहब का अपनी अहलिया से मुकाबला है, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला इनकी अहलिया ने इनको हराना है। इन्होंने 1,96,000 वोट लिया था, इंशाअल्लाह इनकी अहलिया 2 लाख से ज्यादा वोट लेगी इंशाअल्लाह
मैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को ये पैगाम देता हूं, अगर 23 नवंबर को कोई भी बदमस्ती हुई, वोटों को तब्दील किया गया, रिजल्ट को तब्दील किया गया, तो मैं अपनी आवाम के सामने वादा करता हूं, अगर रात को कोई मसला आया तो सुबह की रोशनी आप नहीं देखेंगे। अगर सुबह को मसला आया तो मैं वादा करता हूं कि रात का अंधेरा आप लोग नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। वैसे ये इसे क्या समझा जाए? कुछ नहीं समझा जाए, आगे चलते हैं। मतलब नहीं, मैं ये सोच रहा था कि हम किस तरह से किसी को कह रहे हैं कि अगर सुबह कुछ हुआ तो रात नहीं देखेंगे और रात कुछ हुआ तो सुबह की रोशनी नहीं देखेंगे। सो रोशनी ना देखने या रात ना देखने का क्या गायब हो जाएंगे, अगवा हो जाएंगे, मार दिए जाएंगे, क्या बात होगा? आपने थोड़ी सी This is serious. पर्टिनेंट, क्योंकि आगे एकदम से जब क्लिप आया ना आवाम का, ये देख लें, और वो सारे तो तैयार बैठे नहीं, थे। तो वो क्या समझ रहे हैं इस बात को? और जब आप आवाम में खड़े हो किस तरह की जज्बाती बातें करते हैं, आप तो कह के चले गए और किसी ने वाकई किसी के साथ ऐसा सलूक कर दिया कि सुबह उसने कुछ किया और वो रात ना देख सका और रात को कुछ किया तो सुबह की रोशनी ना देख सका। तो देखिए, इसके इंटरप्रिटेशन तो हर anyone. दिमाग अपने हिसाब से निकालेगा ना, तो क्यों इतनी एम्बिगुअस बातें हो रही हैं? बल्कि इतनी एम्बिगुअस भी नहीं है, बड़ी क्लियर कट बात है, लेकिन व्हाट आर यू इवन ट्राइंग टू से? अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने, आगे चलते हैं, सुहेल आफरीदी के अलावा उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब को भी तलब किया है। सुहेल आफरीदी का कहना है कि उनके बयान को मरोड़कर पेश किया जा रहा है। 1 मिनट का तो हमने चलाया, हमने सुना दिया। वैसे उन्होंने किसी को मारने की धमकी नहीं, मतलब बेसिकली उनके जो वर्ड्स थे ना, यहाँ इंटरप्रिटेशन की बात होती है, क्योंकि इतने मोड़ तोड़ के वर्ड्स खुद यूज़ किए, तो कल को अगर कोई कहे कि आप तो ये धमकियां लगा रहे थे या मारने की बात कर रहे थे, तो वो कहेंगे कि मैंने तो क्लियर कट ऐसी मेरी बात बात नहीं सुने, की। हमने फिल्मों में अक्सर ये डायलॉग देखे हैं, तुम कल का दिन नहीं देखोगे, तो इसका मतलब क्या होता है? हमेशा से यही होता है ना कि आप किसी को कत्ल करने की धमकी दे रहे हैं। अगर कोई और शख्स यहाँ पे कहे कि अगर तुमने कुछ किया तो रात नहीं देखोगे, या रात को अगर कोई आपसे बात कर रहा हो तुम सुबह का सूरज नहीं देखोगे, तो फिर इसमें तोड़ मोड़ क्या है? That is इसमें exactly यही what you कहा जा said. रहा है ना कि मैं नहीं छोड़ूंगा या यू वुड नॉट बी स्पेयर्ड। व्हाट इज तोड़ना मरोड़ना इन दिस? सुहेल वड़ाइच साहब आए, उनसे बात करते हैं और उनसे सुहेल पूछ वड़ाइच लेते साहब हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया वड़ाइच साहब। वड़ाइच साहब, परसों बहुत से ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं संडे वाले दिन। अब पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत सी नशस्तें हैं जिन पर वोट डालेंगे अवाम। उमूमी तौर पर जो हुकूमत में हो वही फेवरेट होता है, लेकिन हमने 2022 में देखा था, 2022 में जब भी पीटीआई की हुकूमत थी, तब वो हार रहे थे मुसलसल और ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून जीत रही थी। तो इस मरतबा आपको क्या लगता है? मतलब सरप्राइज हो सकता है पीटीआई की तरफ से? देखिए, इस दफ़ा बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ ने अमूमी तौर पर, जो कि बड़ी राइवल है पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, तो इस दफ़ा उन्होंने सिर्फ 2 हलकों में सही कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और एक लाहौर का हलका है, जो पहले मियाँ हमाद अज़हर थे वहाँ से, फिर उनके वालिद मियाँ अज़हर साहब थे। इस दफ़ा हमाद अज़हर तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लेकिन अरसलान उनके जो कज़न हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तहरीक इंसाफ के टिकट पे। और बाकी पंजाब में तहरीक इंसाफ किसी भी जगह इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही। इसी तरह हरीपुर का जो एक हलका है, जहाँ से जो है अयूब खान साहब के पोते जो हैं वो MNA थे, वो डी सीट हुए, अब उनकी जो वाइफ है वो इलेक्शन लड़ रही हैं। और उसके मुकाबले में नून लीग ने, जो बाबर नवाज साहब हैं, उनको टिकट दिया है। कैप्टन सफदर भी वहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर ये 2 हलके तो इसलिए अहम हैं कि यहाँ नून और तहरीक इंसाफ जो है वो आमने सामने है। एक हरीपुर का हलका और एक ये जो लाहौर का हलका है। और कुछ और हलके भी अहम इसलिए हैं, जैसे डेरा गाजी खान का एक हलका है कि उसमें बड़ी सितम ज़रीफ़ी और कुदरत की सितम ज़रीफ़ी और अजब मामला है कि साल हर साल तक खोसा फैमिली जो है वो नून के साथ रही। सरदार जुल्फ़िकार खोसा नून के गवर्नर रहे, सीनियर वज़ीर रहे। उनके बेटे जो दोस्त मोहम्मद खोसा हैं वो अबूरी वज़ीर आला भी रहे। लेकिन इस दफ़ा दोस्त मोहम्मद खोसा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। और जो लगारी ख़ानदान हमेशा पीपल्स पार्टी में रहा, उनके नुमाइंदे महमूद कादर लगारी जो हैं वो नून के नुमाइंदे हैं। तो ये आपस में आमने सामने हैं।
देखना ये होगा कि वो जो दो इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो किस तरह एक दूसरे के आमने सामने हैं और उसका नतीजा जो है वो क्या होता है। क्या खोसा फैमिली जिसने साल तक लोगों के काम करवाए वो, या इस वक्त जो बरसर इक़्तिदार लगारी फैमिली है और उनके फादर सरदार फारूक खान लगारी प्रेसिडेंट रहे, ये पुराना खोसा लगारी कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, तो उसमें से कौन जीतता है। दो ही हल्के देखने वाले होंगे कि उमर अयूब साहब की वाइफ जो है वो क्या दोबारा अपना हल्का जीत सकती है, या मुस्लिम लीग नून ने कुछ इन रोड्स बना ली हैं, कैप्टन सफदर ने वहाँ को कमाल कर दिखाया है। It is certainly going to be interesting. अच्छा राय साहब, इन इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी भी कोशिश ऑब्वियसली करती नज़र आ रही है, लेकिन कम अज़ कम पंजाब में हालिया सालों में इस बड़ी जमात का फुटप्रिंट जो है वो काफ़ी ख़त्म होता नज़र आया है। तो इंतखाबी नताइज तो यही बता रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है। बिलावल साहब, ये ट्रेंड बदलने में, इसको रिवर्स करने में कामयाब क्यों नहीं हो सके? देखिए जी, सेंट्रल पंजाब में तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सेंट्रल पंजाब में तो पीपल्स पार्टी ने का कोई अगर एक कैंडिडेट एक फैसलाबाद में है, लेकिन वो भी आज़ाद कैंडिडेट पे के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। तो मलिक असगर अली कैसर वो पुराने पीपल्स पार्टी के हैं, आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो लेकिन अदरवाइज़ सेंट्रल पंजाब में हर जगह नून जो है वो है, या उसके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी उनको वोट का सपोर्ट कर रही है, लेकिन मुजफ्फरगढ़ में और डेरा गाजी खान में, जहाँ के पीपल्स पार्टी अब भी मौजूद है और उसका वोट बैंक मौजूद है, वहाँ पे वो सूबाई सीट पे भी पीपल्स पार्टी का एक कैंडिडेट है और नून को वहाँ पे अपना कैंडिडेट बिठाना पड़ा है। और दूसरा जैसे खोसा और लगारी जो एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसमें एक पीपल्स पार्टी की तरफ है, एक नून की तरफ है। ये बात पहले भी बहुत दफ़ा हो चुकी है, लेकिन मौजूदा उम्मीदवार देखें तो फिर सवाल वही करना पड़ता है कि हमारी सियासी जमातें, सभी जमातें ख़ानदानी सियासत से बाहर नहीं आ रही हैं, नहीं आती हैं, नहीं आ सकती हैं शायद। अब तलाल चौधरी और उमर अयूब की फैमिलीज़ को टिकट मिलने की और क्या वजूहात हो सकती हैं? मतलब एक जमात जो इस सिस्टम बदलने का दावा करती थी वो भी नहीं बदल पाई और बाकी करना ही नहीं चाहते, तो ये सिस्टम बदलना फिर नामुमकिन ही है ना, या नामुमकिन क्यों है? देखिए, इंतखाबी सियासत को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि लोग ख़ानदानी तौर पर और शख्सी तौर पर शख्सियात से जुड़े होते हैं, फैमिली से जुड़े होते हैं। वो एक पूरा पुश्त दर पुश्त सिलसिला होता है, थाना सियासत की कचहरी होती है, शादी ब्याह पे आना होता है, अफसोस की जो महफिल है उसमें भी वो आते हैं। तो एक पूरा राब्ता होता है, इमोशनल बॉन्ड होता है, पॉलिटिकल बॉन्ड होता है, सोशल बॉन्ड होता है, उस ग्रुप में आप होते हैं। तो ये अभी तो सिर्फ ये तसव्वुराती है कि सिर्फ जनाब शख्सियात को निकाल दें। अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर भी शख्सियात और उनकी फैमिलियों के साथ लोगों की एसोसिएशन है। इसीलिए तलाल चौधरी के भाई जो हैं, बदर तलाल, राना सनाउल्लाह के जो दामाद हैं राना अहमद शहरयार, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। उधर उमर अयूब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उधर लगारी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उधर खोसे भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये इसी तो अहमद अज़हर के जो भांजे, जो मियाँ अज़हर के भांजे हैं, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये सारी पर्सनैलिटीज़ नून हैं, उनके साथ लोगों की एसोसिएशन है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इलेक्शन लड़ के कोई भी आए, चाहे वो किसी का बेटा है, भांजा है, भतीजा है, इलेक्शन है ओपन, उसमें जो भी आ जाए, जिसको लोग पसंद करें उसको हो जाना चाहिए। साहब, बात तो वही होगी ना, किसी का बेटा है, भतीजा है, भांजा है, लेकिन ये नाम है उन्हीं फैमिलीज के, मतलब ये रैंडम भतीजे भांजे नहीं है किसी के। इन्हीं को टिकट मिलते हैं। दीज आर द खोसास एंड द लगारीज एंड मतलब दीज आर द नेम्स। बात तो सारी वही हो गई। डिस्कस किया कि हमारे यहाँ ही नहीं, सिर्फ अमेरिका में भी इस तरह एसोसिएशंस होती हैं खानदानों के साथ, लोगों की फैमिलीज के साथ, लोगों के साथ, शख्सियात के साथ। बहुत शुक्रिया आपका बड़ा साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और इंशाल्लाह हम मंडे को आपको दोबारा जहमत देंगे फिर जब नताइज आ जाएंगे। ऑफ कोर्स समझना भी तो होगा ना कि क्या हो रहा है उधर। लेट्स मूव ऑन टू आवर फेवरेट टॉपिक व्हिच इज क्रिकेट। T20 ट्राई नेशन सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने कल श्रीलंका को बहुत ही बुरी तरह हराया। वैसे 67 रन से शिकस्त दी है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया, बिल्कुल दुरुस्त साबित नहीं हुआ। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 162 रन स्कोर किए। ओपनर ने 49 रन बनाए। कप्तान सिकंदर रजा ने 47 रन की इनिंग खेली। जवाब में श्रीलंकन बैटर्स
बिल्कुल ही फ्लॉप हो गए। हाँ। और कप्तान दासन शानक का 34 रन के साथ नुमाया रहे, भानु का 11 रन के साथ दूसरे नंबर पर रहे, इसके अलावा कोई नहीं, डबल फिगर में भी नहीं दाखिल हो सका। मतलब 95 रन्स शॉट थे भाई, आखिरी गेंद पर 95 रन्स बनाकर पूरी टीम आउट हो गई। पूरी टीम आउट हो गई थी, तो नॉट वेरी गुड। अब अगला मैच होगा हमारा सैटरडे विद श्रीलंका, को व्हिच इज टुमारो। सो सिकंदर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सिकू जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिकंदर, क्या हुआ कल? हम जिम्बाब्वे प्लेड वेल द अदर डे एज वेल विद अस, और कल भी उन्होंने श्रीलंका को आउट क्लास मतलब दे आर रियली हियर टू प्रूव अ पॉइंट। देखो जिम्बाब्वे को जो है ना, सिकंदर रजा बहुत जबरदस्त उनका एक प्लेयर है जो कि बहुत स्ट्रांगली लीड कर पीएसएल में भी जाहिर है तजर्बा उनका इतना जबरदस्त है। वो जहाँ आकर खेलते हैं तो उनको एक्सपीरियंस भी है और बहुत ही ज़बरदस्त खेल, मतलब एक ऐसा लग रहा है कि एक शख्स जो है टीम को चला रहा है, मतलब रन्स तो कंट्रीब्यूट दूसरे भी कर रहे हैं, मगर वो जिस तरह आकर टीम को लेके चलता है, दैट इज़ वेरी, मतलब उसको जितनी तारीफ की जाए कम है। और ये होता है प्लेयर जो कि खैर खिलाड़ी की तो फॉर्म आती है जाती रहती है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। इस वक्त उसकी माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म है, वो लेके चल रहा है और बड़ी अच्छी तरह कप्तानी भी अच्छी कर रहा है, उसके लड़के भी उसका साथ दे रहे हैं, इट्स फैंटास्टिक। मगर श्रीलंका ने कल बहुत डिसअपॉइंट किया, बहुत हालांकि उनके स्पिनर्स वगैरह अच्छे थे, मगर फिर भी उनकी जो ये परफॉर्मेंस थी उनको हर्ट करेगी। और जब पाकिस्तान से मैच होगा तो फिर वो आई एम श्योर अंडर प्रेशर तो होंगे वो। अच्छा, अंडर प्रेशर होंगे, जाहिर है। श्रीलंका, जिम्बाब्वे, हम सब के लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है। हाँ, तो ये ऑब्वियसली सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, देयर इज टू प्रूव अ पॉइंट एज वेल, तो ये सब कुछ भी हो रहा है। अब हमारी वैसे तो विनिंग्स देखी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग ओके, लेकिन हम डिस्कस भी कर चुके हैं। बट देयर आर स्ट्रॉन्गर टीम्स देन दीज इन द वर्ल्ड कप, हाउ डू वी डील विद देम कमिंग फ्रॉम हियर? देखो यही बात हम बार बार करते हैं कि अगर काश इस जो ट्राई सीरीज वगैरह में कोई एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम भी होती तो उससे थोड़ा हम अपने आप को एनालाइज करते हैं, मगर इस वक्त हम भी जो है उसी ट्रेंड पे चल रहे हैं कि हमारे जो है कुछ लड़के फिक्स हो गए हैं कि ये लड़के वर्ल्ड कप में होंगे। जो भी टीम अनाउंस हुई है उसी में से एक आधा शायद चेंज हो जाए, शादाब अंदर आ जाए, या हो सकता है रिजवान को भी वो ले लें, अदरवाइज यही लड़के होंगे, यही बॉलिंग अटैक होगा, कोई चीज़ नई नहीं होगी और ना होनी चाहिए। उसकी बेसिक वजह इसलिए मैं कह रहा हूँ ना नहीं होनी चाहिए कि इनको खिलाते हुए लेके आ रहे 15-20 मैच हो गए। मैं ट्राई सीरीज जो कि दुबई में हुई थी उससे लेके चल रहा हूँ, तो जब से लेकर अब तक यही लड़के खेल रहे हैं, तो उनको एक प्रैक्टिस मिल गई, एक रिदम बन गया, तो इन्हीं को यूटिलाइज करना चाहिए। अब जो पाकिस्तान को ज़रूरत है वो है रीशफल करना थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर। जैसे कि अगर बाबर से रन्स नहीं होते, अगर इस अल्लाह करे कल हो जाए, अगर नहीं होते तो उसको थोड़ा ड्रॉप कर दें, रेस्ट दे दें, दूसरे लड़के को खिला दें, और इसी तरह ऊपर से नीचे ले आए। जैसे फ़खर है उसको ओपन करके देख लें क्या कर रहा है, मगर उसने उस दिन नंबर 4 पे अच्छी बैटिंग की, तो इस किस्म नीचे से फ़हीम है और जो नवाज़ है मोहम्मद नवाज़, इनको ऊपर भेज के थोड़ी बैटिंग प्रैक्टिस करा दें। इसमें कोई मतलब कोई बुरी बात नहीं होती, लोग करते हैं, इस किस्म की चीज़ें कर लें तो पाकिस्तान के लिए बॉलिंग के अंदर ये है कि इब्रार को ना ड्रॉप करें, इब्रार को रहने दें। उस्मान तारिक की बात हो रही थी कि जी उसको खिलाने, तो दोनों को एक साथ खिला दें, एक फास्ट बॉलर बिठा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ये ना करें कि इब्रार को बिठा दें बार बार, या फिर चाहे तो 2-3 मैचों के बाद उसको रेस्ट दे दें, उस्मान तारिक को खिला के देख लें। तो मैं नहीं समझता कि उस्मान तारिक की इतनी परमानेंट जगह बनेगी, तो देखते हैं वो यही चीज पाकिस्तान कर सकता है, उसके अलावा उनके पास कोई और चॉइसेस नहीं है। और सिकंदर, हमारी अगर फास्ट बॉलिंग देखा जाए तो उसको भी बड़ा टैक्टफुली यूटिलाइज करना होगा। वी हैव अ पूल, मतलब शाहीन है, सलमान है, नसीम है, लेकिन हारिस हैं, तो इसको भी काफ़ी इंटेलिजेंटली यूटिलाइजेशन होगी और कंडीशंस स्पिनर की हैं। अच्छा देखिए, इसमें शाहीन और वसीम को नहीं खिला रहे, इसका मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, हालांकि उन्होंने अच्छी गेंद की थी। मिर्ज़ा को आपने खिला लिया, तो इस मैच में चाहिए कि उनको वसीम को दे दें। शाहीन भी बैठ के रेस्ट कर सकते हैं, अगर उनकी जिस दिन तबीयत ख़राब थी वो नहीं खेले थे, इसी तरह वो बैठ जाएं, उसकी जगह कोई और खेल ले, कोई ऐसी फ़र्क नहीं पड़ता। उनको वसीम को भी खिला के देख लें, हालांकि वसीम ने अच्छी गेंदें की, नसीम ने इतनी अच्छी गेंदें नहीं की हैं। जो ओडीआई से होते हैं उसमें बहुत शॉर्ट गेंदें की हैं, मगर वसीम ने अच्छी गेंदें की, तो उनको आप खिलाकर देख लें कि वो कैसी गेंद करते हैं। नसीम को भी ट्राई करना है, मतलब लोगों को ऊपर नीचे करके ना ट्राई करते हैं, रेस्ट देते हैं, पूरी दुनिया करती है, तो ये चीज़ इनको करनी पड़ेगी, वरना उनको एक कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा कि कौन सा लड़का वाकई टीम के लिए बिल्कुल फिट है।
तो कोई उसमें मुजायका नहीं है। अब एक और चीज जो हमारी बैटिंग तो सिकंदर, जिन कंडीशन में वर्ल्ड कप खेला जाएगा तो वहां तो स्पिनर्स की ज्यादा मतलब यूटिलिटी होगी। अब फहीम तो हमारे पास ऑलरेडी ऑलराउंडर है, हम मैक्सिमम दो फास्ट बॉलर के साथ ही जा सकेंगे वहां पे, या ज्यादा के साथ जाएंगे? मेरे ख्याल से देखिए 2 फास्ट बॉलर और एक ऑलराउंडर जो कि फहीम है, तो ये 3 हो जाएंगे कॉम्बिनेशन, और फिर स्पिनर बीच में आप आ जाते हैं। तो अगर शादाब आ जाता है तो उसको भी वो ऑलराउंडर कंसीडर करते हैं, तो एक और ऑलराउंडर। आप कह रहे हैं शादाब आ रहे हैं और दूसरे इब्रार हो गए? इब्रार हो गए, मोहम्मद नवाज है, ये 3 तो हैं, तो ये लड़के 3 हो जाएंगे। तो साइम भी कर ही रहे होते हैं, वो तो है ही। हाँ, वो अब जो एक और जो पॉइंट है वो आगा का है कि आगा एज अ कैप्टन बीच के अंदर आके अभी स्कोर नहीं कर रहा। उसकी जो स्ट्राइकिंग रेट है, हमारे यहाँ स्ट्राइकिंग रेट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है जब सिलेक्शन होती है, तो वो बोलते हैं कि जिसका 123 है, इसको 124 है, 160 है, वो बेचारे का 109 पे आ गया है और वो उससे रन्स नहीं हो रहे। देखें इस वक्त पाकिस्तान में लॉन्गर फॉर्मेट का सबसे अच्छा प्लेयर जो है आगा। वो भी तो उनका भी तो हाँ एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं सिकंदर, उनकी भी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है उन पे। टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो इतना अच्छा स्कोर करता है और इतने कूलली कामली स्कोर करता है कि जिसकी कोई इम्तिहान नहीं। वहां पे रन्स भी करते हैं, वहां पे जबरदस्त परफॉर्मेंस होती है इनकी। हाँ बस ये है। इसको कैसे हैंडल करते हैं। अच्छा, एक और भी तो वजह हो सकती है ना, जिम्मेदारी भी है, अपना नंबर में भी इधर उधर करके ऊपर नीचे लोगों को सेट करते हैं, शफल करते हैं, लड़कों को सेट करते हैं, टीम को सेट करने की कोशिश करते हैं, शायद देखिए ये भी वजह है बच्चों। बहुत से ऐसे केसेस हमने देखे। अच्छा, श्रीलंका के खिलाफ हमें कोई तब्दीली करनी चाहिए? मेरे ख्याल से एक फास्ट बॉलिंग के अंदर करें आप, वसीम को जरूर लेकर आए नीचे और नसीम को भी लेकर आए। मेरे ख्याल से शाहीन को भी रेस्ट दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। और बैटिंग लाइनअप में तो वो ये हसन नवाज को अगर आप लाना चाहेंगे तो फिर खुदा के वास्ते उसको ऊपर खिलाएं, चौथे नंबर पे खिलाएं या वन डाउन खिलाएं जो उसका नंबर है। उस बेचारे को नीचे खिलाते फिर वो फेल हो जाता है, फिर उसका एक्सक्यूज बन जाता है। Rightly so. बहुत शुक्रिया आपका सिकू जी। Thank you सिकंदर. So the match is tomorrow. Good suggestions given as usual. भाई सिकंदर बख्त, तो let's see कि कल क्या होता है। मुझे अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, वैसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या करें, और क्राउड होपफुली आएगा, वीकेंड है, कल हफ्ता है। देखिए क्राउड होता है ना, वो बाबर कर रहा होता है, और अभी बात ये हुई है कि बाबर को भी ब्रेक दे दें तो कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे अगर आप ना प्रेशर हो जाता है, मतलब आप ना शोर मचाएं तो मे भी कुछ कम अंडर प्रेशर हो। बिल्कुल शोर मचाएं, क्या मतलब है शोर का? तो प्रेशर वी नीड टू भाई यूज्ड टू होना चाहिए। एक स्टार क्रिकेटर है, इफ ही इज गोइंग इन द ग्राउंड तो क्या पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए? कि चेस खेला जा रहा है। वैसे वो अगर इसी शोर को अपने लिए एनकरेजमेंट समझे, जो है ही उनके लिए एनकरेजमेंट, तो वो तो उन्हें और जज्बा मिलना चाहिए इससे। द विंड बीनीथ योर विंग्स टाइप जो बात होती है, तो इसको वो लेके आप सोचिए कि आप मैदान में और पूरा क्राउड आपका नाम चिल्ला रहा हो, बोल रहा हो, भाई मेरा अगर ऐसा काम ही ये हो कि मैं वहां जाके यही कर रही हूं, तो आपको एक और ज्यादा और आपको जज्बा मिलता है ना इससे। और अब्दुल्ला देखिए, हम भी तो इधर बैठे हुए हैं ना, लाइव भी कर रहे हैं ना। Your feedback actually keeps us going. Yeah, and we keep checking on the way as well. तो अच्छी बुरी feedback जो भी है, it's all welcome and that's what keeps us going. अच्छा जी, if you are in कराची, तो कराची में बहुत कुछ हो रहा है जी। कराची में होने वाले 35वीं नेशनल गेम्स की तैयारियां जारी हैं। मुल्क भर से 11,000 से ज़्यादा खिलाड़ी और ऑफिशियल्स शिरकत कर रहे हैं। आई होप इस 11,000 में खिलाड़ी ज़्यादा हो, ऑफिशियल्स कम हो, और मुल्क भर के एथलीट्स जो हैं उनका सबसे बड़ा मुकाबला हो रहा है। मगर इस बार साइकिलिंग का इवेंट शामिल नहीं किया गया। ये कैसी बात हुई? क्यों है ना, बनता है ना सवाल। ज़मीन के पास वजह जो भी हो, साइकिलिस्ट ज़ाहिर है इसको ज़्यादती ही कह रहे हैं। नेशनल गेम्स का बाज़ाब्ता इफ्तिताह 6 दिसंबर को नेशनल स्टेडियम में होगा। इफ्तिताही तकरीब में म्यूज़िक का भी तड़का लगेगा। गुलकारा हदीका क्यानी हैं, अली अज़मत हैं, अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। 18 करोड़ रुपए मालियत का टच पैड इलेक्ट्रॉनिक टाइम सिस्टम कराची पहुँच गया है। तकरीब में शिरकत सिर्फ पास के जरिए ही मुमकिन है। शायकीन में ख़वातीन और फैमिलीज के लिए अलहदा इंक्लोजर्स भी बनाए गए हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट गेम्स ऑफ द कंट्री। यस, लेकिन साइकिलिस्ट के साथ क्या हो रहा है और साइकिलिंग हमारे क्यों नहीं? नेशनल चैंपियन साइकिलिस्ट जो हैं अली इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और नेशनल टीम के कैप्टन भी हैं। बहुत शुक्रिया अली भाई। अब बताइएगा, आप हमें समझा सकते हैं कि साइकिलिंग क्यों नहीं है, नेशनल गेम्स में साइकिलिंग नहीं है? जी, ये पहली दफ़ा ये होने जा रहा है कि नेशनल गेम्स होंगी। 35वीं नेशनल गेम्स हो रही हैं और पिछले 34 दफ़ा साइकिलिंग इसका हिस्सा रही है। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मेरे होम सिटी में ये गेम्स हो रही हैं आफ्टर 2 डेकेड्स। एंड नेशनल चैंपियन नहीं परफॉर्म कर सकेगा क्योंकि साइकिलिंग हिस्सा नहीं है। और जी, ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, तमाम उन साइकिलिस्ट के लिए मैं आवाज़ उठाना चाहता हूँ, तमाम उन साइकिलिस्ट की आह पहुँचाना चाहता हूँ उन हल्का अहबाब पे तक जो
इस चीज़ में अभी भी हमारे पास कुछ वक्त है। 6 से स्टार्ट हो रही हैं गेम्स कि जो ये पॉलिटिकल एक स्ट्राइफ है बिटवीन पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन एंड पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, खिलाड़ी का जो है उसकी जगह जो है वो मैदान है, कोई और ऐवान नहीं है। नहीं, अभी भी टाइम है और वो आवाज़ हम आपके साथ मिलके उठाना चाहते हैं इधर, इसलिए ये बता दें कि क्या जवाब क्या मिला? आपने यकीनन पूछा ही होगा या फिर एटलीस्ट इंक्वायर किया होगा, या आप लोगों को बताया भी नहीं गया किसी को कि ये वाला इवेंट क्यों नहीं होगा? व्हाई इज साइकिलिंग नॉट अ पार्ट ऑफ दीज गेम्स? जी, जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसमें पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन हैज़ टू आस्क the Pakistan Cycling Federation to conduct the games on their behalf based on the international rules. Okay. Pakistan Cycling Federation is recognized by the world body and the Asian body. But I think unki affiliation with Olympic is still pending. I think Pakistan Sports Board recognizes the Pakistan Cycling Federation, but Pakistan Olympic Association ने अपनी एक parallel body बनाई हुई है। और ये कब से बनी हुई है? I think last year उन्होंने election करवाया है और हमेशा लास्ट ईयर उनका इलेक्शन। तो अब उनकी बॉडी के तहत साइकिलिंग के मुकाबले हो रहे हैं या नहीं हो रहे? अगर उनकी बॉडी के तहत साइकिलिंग के मुकाबले हो सकते होते तो ओलंपिक प्रोबेबली ये करवा देता और साइकिलिंग फेडरेशन को शामिल ना किया जाता, जो कि रिकग्नाइज बाय द वर्ल्ड बॉडी है। सही। साइकिलिंग फेडरेशन वर्ल्ड बॉडी को ऑलरेडी ये लिख चुकी है और ओलंपिक मूवमेंट को ये लिख चुकी है कि अगर अनरिकग्नाइज बॉडी ये इवेंट्स कराता है तो दैट इज़ अगेंस्ट द ओलंपिक मूवमेंट। सो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन एज़ फार एज आई नो किसी अपनी पैरेलल बॉडी जो उन्होंने बनाई हुई है उनको ये अवार्ड नहीं कर सकता, बिकॉज देन इट इज़ अगेंस्ट द ओलंपिक चार्टर एंड देन दे गेट इन ट्रबल विद द IOC। therefore they have I think so far decided कि ये गेम्स होंगे ही नहीं तो इग्नोर हो जाएगा मामला। इग्नोर हो जाएगा और बस अंडर द कवर्स हो जाएगा एंड बाकी सब गेम्स तो हो रहे हैं। बट अंडर द कवर तो होना नहीं चाहिए और हम होने नहीं देंगे, इसलिए हम तो कुछ अंडर द कवर नहीं है ना। Put this in front of you, everybody who is watching us right now, चाहे वो तो साइकिलिंग का पूरा इवेंट ही आउट ऑफ दिस हो गया। जी, इसमें 3 इवेंट्स मर्दों के होते हैं, 3 इवेंट्स ख़वातीन के होते हैं और हज़ारों साइकिलिस्ट हैं। आपको पता है लियारी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कैपिटल्स ऑफ साइकिलिंग टैलेंट in Pakistan, and then we have Quetta, and then we have. So can the government intervene now? हम देख रहे हैं बड़े सियासी लोगों की भी तस्वीरें हैं, हम पॉलिटिकल शख्सियात की नेशनल गेम्स के पोस्टर वगैरह लगना शुरू हो गए हैं। बड़ा मतलब obviously इसको एडवर्टाइज किया जा रहा है। Maybe the sports minister here. Absolutely, absolutely. I mean, this is something they can easily resolve. अगर ये राना मशहूद साहब अगर आप देख रहे हैं तो आप देख लीजिए, मतलब यहाँ पे सरदार मोहम्मद बख्श महर इसको कंडक्ट करा रहे हैं, वज़ीर। But these are the key people who can actually, if they wanted, they can make a difference. और यकीनन ये तो unfair ही हमें तो लग रहा है। Whatever the issue might be needs to be resolved. अब तक हो जाना चाहिए था, because एडवर्टाइज किया जा रहा है ये गेम्स and we are very excited about it कि इस किस्म की एक्टिविटीज हो। How's the cycling scene like in Pakistan? मतलब हमारे जो साइकिलिस्ट, आप भी कितनी दफ़ा बाहर जा चुके हैं और आपके टीममेट्स भी और दीगर जो लोग हैं, ख़वातीन और मर्दों में दोनों में, हमारी साइकिलिंग किस सतह पे है ग्लोबली? अगर हम साइकिलिंग को देखें तो साइकिलिंग दुनिया में के 2 सेंटर्स हैं, एक यूरोप है और एक नॉन यूरोप है। जो बेस्ट साइकिलिस्ट इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द US, ऑस्ट्रेलिया, they're all in Europe the whole year. So Europe का standard is very very high. Then we have फिर कॉन्टिनेंटल लेवल पे we have the Asians, we have Europeans, we have Africa. Africa is rising, Asia is rising. एशिया में अरब कंट्रीज़ are spending a lot और फरवरी में एशियन चैम्पियनशिप सऊदी अरेबिया में मुनक्किद हो रही है। Are you going there? Yes, the national team will be going there and I have to defend my title also. I'm sorry, अब फिर और भी अजीब लगता है ना कि मतलब आप बाहर जाके ज़रूर रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे आप बता रहे हैं कि आप सऊदी जाएंगे, लेकिन इधर वो अपॉर्चुनिटी जो है वो ख़त्म हो गई है for all the reasons that you have given. जी बिल्कुल, चिराग तले अंधेरा है, बाहर जाके कम्पीट भी कर रहे हैं और जीत भी रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं। और मुझे ये फ़ख्र है अपनी पूरी साइकिलिंग कम्युनिटी के बिहाफ पे ये कहते हुए, और उसमें हर किसी का रोल है कि इस साल की एशियन चैम्पियनशिप्स की आप रैंकिंग टेबल उठा लें, हम अपने तमाम पड़ोसी ममालिक से ऊपर रैंक करते हैं। और मैं इसमें इस बात पे भी फ़ख्र करता हूँ कि हमारे ऊपर साइकिलिंग टैलेंट पे हुकूमती सतह पे और
हमने कोई स्टेट रिसोर्सेज आज तक कोई यूज़ नहीं की। ये टैलेंट इतना मतलब है, आप ऑन योर ओन ही करते वी आर हैं। डूइंग इट ऑन आवर ओन एंड द टैलेंट हियर इज सो मच। और हम भारत से भी आगे हैं, हम श्रीलंका से भी आगे हैं, हम Do you अफगानिस्तान। have coaches here? Do you have trainers here? Or are you do you self-train? क्या होता है? हाँ, हाउ डू यू ट्रेन योरसेल्फ? और खासतौर पे टेरेन अगर देखी जाए जी। ऊपर नीचे, मतलब ऑब्वियसली कुछ तो चैलेंजेस आप अपने लिए खुद क्रिएट करते हैं ताकि आप अपने आप को जरा बेहतर उसमें लाएं। हाउ डू यू क्यूरेट योर ट्रेनिंग? So I have a foreign coach. I have a Spanish coach. I've had He trains you online or he's yes, physically here? online. So basically, he monitors all my power data, मेरा सारा heart rate reading, my sleep status, my HRV, resting heart rates, my core body temperature during training hours, मेरी thermal efficiency कैसे चल रही है, because your body is like a big radiator. It gets warm very fast. So thermal regulation, इंसान का जिस्म अपने आप को हर वक्त ठंडा रखने की कोशिश कर रहा होता है. So अगर आप thermal regulation अपनी बेहतर कर लेते हैं, your performance goes up. तो इसमें कोई टेक्निक्स होती हैं that you use? What do you do? जी कंपटीशन से पहले, so I do 100 kilometers 5 days a week. Okay. And the last day of the weekend is 150 and now it will be 190 because Asian Championships are in, so Asian Championships ka road race distance is 170 kilometers. So now every weekend will be like 190, 180 kilometer ride. How many hours does it take? So 4.5 hours, 5 hours, twice a week hoga ab ye. 2 rides will be 5 hours each. When and do then you the rest. start? What time do you start? So I start after work. I work for 8 hours and then I'm on the bike for 100 शाम kilometers. को। शाम में। और जब एक्चुअली जब कंपटीशन होता है, जैसे कि आप सऊदी जाएंगे, वो किन टाइमिंग्स में होता है? क्योंकि मौसम आल्सो मैटर्स। जी, टेम्परेचर मैटर्स अ लॉट। अगर आप ठंड में ट्रेन करते हैं एंड यू गो टू अ वार्मर कंट्री, यू विल नॉट बी एबल Yeah, टू of परफॉर्म टू course. योर पीक। बट अगर आप गर्मी में ट्रेन करते हैं एंड यू गो टू अ ठंडा मुल्क, यू विल स्टिल बी एबल टू परफॉर्म बिकॉज आपकी थर्मल एफिशिएंसी हैज गॉन अप। Interesting conversation. अच्छा with भाई, you, अली इलियास, Ali बड़ा साहब, अच्छा लगा and आपसे good luck. मिलके, लेकिन बड़ा ही दुख हुआ कि ये कंपटीशन, व्हाई इजंट इट अ पार्ट ऑफ द प्रेजेंट इवेंट दैट इज हैपनिंग हियर I इन think something कराची? can be done. और बस कर लें जो देख अब रहे हैं इसको। हुक्काम, वो प्लीज इस बारे में देखें, Resolve सोचें, all the कुछ issues कर that लें। you have. And we'll be at it, क्योंकि हम तो चाहेंगे कि हमारे चैंपियन हैं भाई, ये होनी चाहिए ये वाली स्पोर्ट भी। So thank you Ali for being here. Best of luck. अच्छा, आपकी फीडबैक हमें मिल जाती है, ख़ासतौर पे जब इतनी दुनिया से जो आर्टिस्ट आए हुए हैं कराची में, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और आपको बड़ा अच्छा लगता है। एंड वी लव द फैक्ट दैट यू राइट टू अस, और So आप if you're a भी इंजॉय collector, कर if रहे you हैं। love art, आपको दुनिया के आर्ट देखने का शौक है, उन्हें खरीदने का भी शौक हो सकता है, सो आप जाइए, क्योंकि बहुत सारे दुनिया के मशहूर पेंटर्स जो हैं वो आए हुए हैं। और ग्रीस से हमारे साथ वेरी सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट सोफिया मरिया मौजूद हैं, who has brought her art as well to Karachi, Pakistan, and she's here with her mother, who is also an artist. Who is also an It runs artist. in the family, And जिसको we would कहते हैं like ना। to welcome Sophia to Geo Pakistan in Pakistan. Welcome. Welcome. How's it going so far? Thank you very much. Thank you for the invitation. Thank you for having me here. Lovely. It is lovely so far. It is a great experience. I'm really excited to be here. How did this happen? How did this come about? You getting to know about the World Culture Festival and then deciding to come to Pakistan? Well, we met some people in the London's Biennale this summer, and then we got invited from Pakistan. From Pakistan. To exhibit here. Did Yes. you do some research? Did you Google things? And Yes, of course. But the idea that we used to have before is something completely different than what we met here. It is an amazing country, great hospitality. I'm really impressed by how warm people are. And art lovers to know as that. well. We Yes. have so many. Somehow the image is not translated across the world, but when you come and see for yourself, then of course it's an eye opener. So, Sophia, what kind of art do you do? You're a painter, we know. Yes. But what is a theme that your work evolves and revolves around? And what is your medium? Some of it we are showing also, but you can tell us. I'm a visual artist. I do mostly painting, but I also do installations. Okay. And I like experimenting with different mediums. Like, well, in my large-scale installations, there is also some sculpture. There are some interactive pieces because I want the audience the viewers to engage with the artwork. In this case, I use augmented reality. Okay. It is this piece that I'm exhibiting here. It's called Eros, and it's part of an ongoing series. Eros means love in Greek. Okay. It is a piece about love.
And it's a piece that combines painting, oil on canvas, with a mobile app, an augmented reality app. Oh, nice. Okay. So we combine a traditional medium as oil on canvas with something that is fresh and contemporary, like this technology. These are some stunning pieces that we are seeing Yes, around. we are yeah. seeing on the screen, and please let us tell our audience that is watching in Urdu. ये एग्जीबिशन जो है ये आजकल लगी हुई है, कल लगी है, 25 तक चलेगी, तो आप इंटरैक्टिव पीसेस भी हैं. अगर आप कराची में हैं तो हम आपको ज़रूर कहेंगे कि आप जाएं. have a look at them. Sophia, when we meet artists, visual artists, we are very tempted to ask what inspires them. So you sit and you have something in your mind and then you just start making it. But what triggers that thing? What triggers? Life itself, I would say. We start with a vision, something that we see. I'm really inspired by beauty. Okay. I always Then admire that's a beauty. challenge. You have to be surrounded by beauty all the time. Well, I'm trying to. You can look in the mirror. I mean, you are so beautiful, so that should thank work you. as well. Thank you very much. So that's how it starts, and then it takes a shape of its own. Well, my artworks have to do with things that psychological issues, things that have to do with the human soul. So life is a journey itself. Every time that I understand something about myself, then I get the inspiration to make a visual statement about it. So it is also experiences and beauty and other life events which shape your art. Exactly. But you do Lovely. realize that anybody else who's watching, looking at your art, they would interpret it the way they see it. And that's the beauty of That's art. the beauty Exactly. of it. But That's does the it beauty of bother you art. sometimes that, I made it with something else in mind and people perhaps Have not been able it's to get not it translating that way understand it. to others? Well, I think that everyone interprets it in their own way, and this is the most important part. That if an artwork makes you feel something and it triggers something about yourself, and you try to interpret it in your own way according to your own experience, I think this is the most important thing that we can do in our work. So no, I'm not bothered at all. Okay. On the contrary. In fact, that's the success of your We have work. some great art collectors as well. So can people also acquire this art? Yes, of course. They can. Lovely. Through So this you exhibition that through you- this Yes. exhibition, so Yes. you can. That's If you're nice. interested, you can buy it as well. You can, add one of these pieces to your collections as well. So- Absolutely. लेकिन उससे पहले आपको जाके देखना बड़ा ज़रूरी होगा. And also your mom is also with you. Your mother is here. She's also brought some paintings. Yes, she's an artist as well. I come from a family of artists. We're Okay. all artists in our family, my father and my sister as well. And right now I'm exhibiting with my mother. She's a visual artist and a writer. Have you ever been to an exhibition where all of you have exhibited? Yes, we have done it sometimes. family Like thing, father, you know. We sister, have mother, done it. and yourself? Yes. It's been a long time ago, but yes, we have done it. Yes. Lovely. In next month I'm exhibiting with my sister as well. How And in a lovely. few months we have another exhibition in Dubai with both my parents. Oh, And lovely. all the art that you all do is different from one another. Totally different. Completely different. Very nice. We are so intrigued, and next time you are here, please bring your entire family so we Oh, can I do wish. a comparison. Yes, I will definitely come back. I mean, I can't believe that I have such a great time. Lovely. I We are really so don't want to happy leave. hear that. We are very happy to hear that. Do you intend to travel across Pakistan as well, or you are staying in Karachi only? I don't think that I will have the time to do that because we have a lot of things to do in the Sewing Arts Council. So I don't think that. Do you I'm also, are you also conducting a workshop here? Yes, tomorrow. Oh, lovely. So okay. you can also be a part of it. All the students, all the art students, all the inspiring artists. ये go, बहुत join it. खूबसूरत बात है, वरना कब ये मौका मिलता है कि कोई बाहर से ये आया नहीं हो और मिलता आप मौका। सीख सकें उनसे, वरना तो हम सब कुछ ऑनलाइन ही देखते हैं. But they are all here, so it's truly a unique moment for people Thank to you, go Sophia Marie. and learn. Thank you so much. Thank you for coming Best to of luck. Pakistan, bringing your art, and it was lovely to have you over in the And studios we would as like you well. to enjoy yourself, take in the Yes. best of Pakistan when you go back. Well, I am enjoying myself And very be our much. ambassador. Thank you very much for the invitation. Lovely, lovely. अच्छा जी, तो ये एग्जीबिशन लगी हुई है, कल लग गई थी, 25 तक चलेगी. आप जाएं, और भी बहुत कुछ हो रहा है, पूरा एक कैलेंडर है, इनका स्केड्यूल है. तो आप वो आर्ट्स काउंसिल की वेबसाइट पे देख सकते हैं, और वीकेंड आ गया है, मेक यूज ऑफ इट. अच्छा जी, आज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे अदाकार को हम याद कर रहे हैं जिसने विलन को ना, उसका जो किरदार होता है, एक एक नया नया रूप दिया. कौन सा और विलन? विलन, वैसे हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे किरदार होते हैं जो विलन लेकिन का उनके नया, रूप वही रहते हैं और वो हमें विलन नजर आ को नया जाते रूप हैं. देते हैं.
अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे एक और और होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप आज न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी से ओवल ऑफिस में मुलाकात करने जा रहे हैं। ऐलान किया उन्होंने। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुज़श्ता कई माह से ज़बानी महाजराई ही जारी थी। ट्रंप ने ममदानी को ठीक ठाक सुनाई है और एक्चुअली बारहा लिटिल कम्युनिस्ट भी कहा है। ममदानी अपनी फतह की तकरीर में बराह रास्त उन्होंने ट्रंप को मुखातिब किया और टर्न द वॉल्यूम अप कहा। हाँ, ये बिल्कुल टर्न अप द वॉल्यूम क्या था, जो भी था मतलब तो समझ आ गई है। तो अब ये पहला आमना सामना जिसको कह सकते हैं ना, वो मुलाकात होगी और अमेरिका तो देख ही रहा होगा, हम वैसे ही इंटरेस्टेड हैं तो हम भी देख लेंगे। We would also be. Alright जी, that wraps it up for today and for the week as well. कल का मैच ना भूलिएगा। और कुछ आपने क्रिकेट, हाँ, एशेज सीरीज भी है और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल भी है और हमारी और अपनी आप लोग के सीरीज भी अपने है शहरों में भी डेफिनेटली बहुत कुछ हो रहा होगा और ये क़िरात महीने का ऐसे मुकाबला हैं। भी होने वाला है। वो तो है सो ही है, आलमी बिल्कुल। मुकाबला है इस्लामाबाद में। दैट इज ऑल्सो इंशाल्लाह a we'll big see you event. on Monday. Bye.